बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें देखें तो इसमें वित्त वर्ष 2021-22 में रियल टर्म में 9.2% की विकास दर का अनुमान था। वित्त वर्ष 2022 से 23 में जीडीपी के 8 से 8.5% की दर से विकसित होने का अनुमान है। महामारी की इफ हम बात करें तो सरकार के आपूर्ति के क्षेत्र में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था स्थायी दीर्घकालिक विस्तार के लिए तैयार हो रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि महामारी के टाइम पे मीन्स जो कोविड में हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा नीचे चली गई थी, जिसकी वजह से वी शेप बजट आया था। मीन्स जब बजट आया था तो उसको वी शेप बजट का नाम दिया गया था, क्योंकि जो नीचे गई इकोनॉमी है उसे सडनली ऊपर लेकर आना था। तो इसी वजह से सरकार ने कुछ सुधार करने के लिए इसको सही करने के लिए सुधार किए हैं। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी हुई। 31 दिसंबर 2021 तक विदेशी मुद्रा भंडार $633.6 बिलियन के स्तर पर पहुंचा। 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। अर्थव्यवस्था वृहद आर्थिक स्थायित्व संकेतकों से मिल रहे संकेत, राजस्व प्राप्तियों में भारी बढ़ोतरी हुई है। सामाजिक क्षेत्र की बात करें तो 2021-22 में बीई में जीडीपी की तुलना में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 8.6% हुआ, जो कि 2014-15 में सिर्फ 2% था। अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार के साथ 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान रोजगार के संकेतक महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंचे। वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कोविड से पहले के स्तरों से आगे। 31 दिसंबर 2021 तक बैंक ऋण में 9.2% की बढ़ोतरी। 75 आईपीओ के माध्यम से 89,066 करोड़ रुपए जुटाए गए, पिछले दशक के किसी भी वर्ष से ज़्यादा धनराशि। 2021-22 अप्रैल-दिसंबर में सीपीआईसी मुद्रास्फीति को घटकर 5.2% रह गई। 2021-22 अप्रैल-दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति औसतन 2.9% के निचले स्तर पर। प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें काबू में रहीं। कृषि 2021-22 में जीवीए में 3.9% की अच्छी बढ़ोतरी। रेलवे 2020 से 21 में पूंजीगत व्यय बढ़कर 1,55,181 करोड़ रुपए हुआ। 2021-22 में बजट और बढ़कर 2,15,058 करोड़ रुपए किया गया, जो कि 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना ज़्यादा है। 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण बढ़कर 36.5 किलोमीटर हुआ, पिछले साल की तुलना में 30.4% की बढ़ोतरी। एसडीजी 2020-21 में नीति आयोग डैशबोर्ड पर ओवरऑल स्कोर बेहतर होकर 66 पर पहुंचा। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सोमवार को संसद में आर्थिक समीक्षा 2021-22 पेश की। आर्थिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। अभी तक हमने कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़े थे आर्थिक समीक्षा के अनुसार। अब उन पॉइंट्स के अंदर क्या क्या बातें हैं, अब हम उन्हें शॉर्ट में देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था की स्थिति 2020-21 में 7.3% की गिरावट के बाद 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था के 9.3% पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार बढ़ने का अनुमान है। 2022-23 में जीडीपी की विकास दर 8 से 8.5% रह सकती है। आर्थिक पुनरुद्धार को समर्थन देने के लिए आने वाले साल में वित्तीय प्रणाली के साथ निजी क्षेत्र के निवेश में बढ़ोतरी की संभावना है। 2022-23 के लिए यह अनुमान विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक की क्रमशः 8.7 और 7.5% रियल टर्म जीडीपी विकास की संभावना के अनुरूप है। आईएमएफ के ताज़ा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुमान के तहत 2021-22 और 22-23 में भारत की रियल जीडीपी विकास दर 9% और 23-24 में 7.1% रहने की संभावना है, जिससे भारत अगले 3 साल तक दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था बनी रहेगी।
2021-22 में कृषि और संबंधित क्षेत्रों के 3.9%, उद्योग के 11.8%, सेवा क्षेत्र के 8.2% बढ़ने का अनुमान है। मांग की बातें करें तो 2021-22 में खपत 7%, सकल स्थायी पूंजी निर्माण GSCF 15%, निर्यात 16.5% और आयात 29.4% बढ़ने का अनुमान है। वृहद आर्थिक स्थायित्व संकेतकों से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ऊंचे विदेशी मुद्रा भंडार, टिकाऊ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि के संयोजन से 2022-23 में वैश्विक स्तर पर तरलता में संभावित कमी के खिलाफ पर्याप्त समर्थन देने में सहायता मिलेगी। 2022-21 में लागू पूर्ण लॉकडाउन की तुलना में दूसरी लहर का आर्थिक प्रभाव कम रहा, हालांकि इसका स्वास्थ्य पर प्रभाव काफ़ी गंभीर था। भारतीय सरकार की विशेष प्रतिक्रिया में समाज के कमज़ोर तबकों और कारोबारी क्षेत्र को प्रभावित होने से बचाने के लिए सुरक्षा जाल तैयार करना, विकास दर को गति देने के लिए पूंजीगत व्यय में खासी बढ़ोतरी और टिकाऊ दीर्घकालिक विस्तार के लिए आपूर्ति के क्षेत्र में सुधार शामिल रहे। सरकार की लचीली और बहुस्तरीय प्रतिक्रिया आंशिक रूप से त्वरित रूपरेखा पर आधारित है, जिसमें बेहद अनिश्चितता के माहौल में खामियों को दूर करने पर जोर दिया गया और 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स HFI का इस्तेमाल किया गया। राजकोषीय मजबूती 2021-22 बजट अनुमान 2020-21 के अंतिम आंकड़ों की तुलना में 9.6% की अनुमानित वृद्धि की तुलना में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां अप्रैल-नवंबर 2021 67.2% तक बढ़ गई। सालाना आधार पर अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान सकल कर राजस्व में 50% से ज़्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यह 2019 के महामारी से पहले के स्तरों की तुलना में भी बेहतर प्रदर्शन है। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान बुनियादी ढांचे के जुड़े क्षेत्रों पर जोर के साथ पूंजी व्यय में सालाना आधार पर 13.5% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। टिकाऊ राजस्व संग्रह और एक लक्षित व्यय नीति से अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान राजकोषीय घाटे को बजट अनुमान के 46.2% के स्तर पर सीमित रखने में सफलता मिली। कोविड-19 के चलते उधारी बढ़ने के साथ 2020-2021 में केंद्र सरकार का कर्ज बढ़कर GDP का 59.3% हो गया और जो 2019-20 में GDP का 49.1% के स्तर पर था। हालांकि अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ इसमें गिरावट आने का अनुमान है। बाह्य क्षेत्र भारत के वाणिज्यिक निर्यात एवं आयात में दमदार वापसी की और चालू वित्त वर्ष के दौरान यह कोविड से पहले के स्तरों से ज़्यादा हो गया। पर्यटन से कमज़ोर राजस्व के बावजूद प्राप्तियों और भुगतान के महामारी से पहले के स्तरों पर पहुंचने के साथ सकल सेवाओं में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। विदेशी निवेश में निरंतर बढ़ोतरी, सकल बाह्य वाणिज्यिक उधारी में बढ़ोतरी, बैंकिंग पूंजी के सुधार और अतिरिक्त विशेष निकासी अधिकार SDR आवंटन के दम पर 2021-22 की पहली छमाही में सकल पूंजी प्रवाह बढ़कर $65.6 बिलियन हो गया। सितंबर 2021 के अंत तक एक साल पहले के $556.8 बिलियन की तुलना में भारत का बाह्य कर्ज बढ़कर $593.1 बिलियन हो गया। इससे IMF द्वारा अतिरिक्त SDR आवंटन के साथ ही ज़्यादा वाणिज्यिक उधारी के संकेत मिलते हैं। 2021-22 की पहली छमाही में विदेशी मुद्रा भंडार $600 बिलियन के ऊपर निकल गया और यह 31 दिसंबर 2021 तक $633.6 बिलियन के स्तर पर पहुंच गया। नवंबर 2021 के अंत तक चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद भारत चौथा सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश था। मौद्रिक प्रबंधन तथा वित्तीय मध्यस्थता प्रणाली में तरलता अधिशेष रही। 2021-22 में रेपो दर 4% तक बनी रही।
भारतीय रिजर्व बैंक ने अधिक तरलता प्रदान करने के लिए G-SEC अधिग्रहण कार्यक्रम तथा सामाजिक दीर्घकालिक रेपो संचालन जैसे विभिन्न कदम उठाए हैं। वाणिज्यिक बैंकिंग प्रणाली द्वारा अच्छी तरह महामारी के आर्थिक झटके को दूर कर दिया है। 2021-22 में वार्षिक आधार पर ऋण वृद्धि अप्रैल 2021 के 5.3% से बढ़कर 31 दिसंबर 2021 तक 9.2% हुई। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों SCB का कुल अनुपादक अग्रिम अनुपात 2017-18 अंत के 11.2% से घटकर सितंबर 2021 के अंत में 6.9% हो गया। समान अवधि के दौरान शुद्ध अनुत्पादक अग्रिम अनुपात के 6% से घटकर 2.2% हो गया। सूचित वाणिज्यिक बैंकों का पूंजी जोखिम भारांक परिसंपत्ति अनुपात 2013-14 के 13% से बढ़ते हुए सितंबर 2021 के अंत में 16.54% रहा। सितंबर 2021 में समाप्त होने वाली अवधि के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए परिसंपत्तियों पर रिटर्न और इक्विटी पर रिटर्न सकारात्मक बना रहा है। पूंजी बाजारों के लिए असाधारण वर्ष अप्रैल-नवंबर 2021 में 75 प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO से 89,066 करोड़ रुपए उठाए गए, जो पिछले एक दशक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है। 18 अक्टूबर 2021 को सेंसेक्स और निफ्टी 61,766 तथा 18,477 की ऊंचाई पर पहुंचे। प्रमुख उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में भारतीय बाजारों ने अप्रैल-दिसंबर 2021 में समकक्ष बाजारों से अच्छा प्रदर्शन किया। मूल्य तथा मुद्रास्फीति औसत शीर्ष CPI संयुक्त मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल-दिसंबर में सुधर कर 5.2% हुई, जबकि 2020-21 की इस अवधि में यह 6.6% थी। खुदरास्फीति में गिरावट खाद्य मुद्रास्फीति में सुधार के कारण आई। 2021-22 अप्रैल से दिसंबर में औसत खाद्य मुद्रास्फीति 2.9% के निम्न स्तर पर रही, जबकि पिछले वर्ष की समान अवधि में यह 9.1% थी। वर्ष के दौरान प्रभावी आपूर्ति प्रबंधन ने अधिकतर आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित रखा। दालों और खाद्य तेलों में मूल्य वृद्धि नियंत्रित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए गए। सेंट्रल एक्साइज में कमी तथा बाद में अधिकतर राज्यों द्वारा वैल्यू एडेड टैक्स में कटौतियों से पेट्रोल तथा डीजल की कीमतों में सुधार लाने में मदद मिली। थोक मूल्य सूचकांक WPI पर आधारित थोक मुद्रास्फीति 2021-22 अप्रैल से दिसंबर के दौरान 12.5% बढ़ी। ऐसा निम्नलिखित कार्यों से हुआ। पिछले वर्ष में निम्न आधार, आर्थिक गतिविधियों में तेजी, कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में भारी वृद्धि तथा अन्य आयातित वस्तुओं तथा उच्च माल ढुलाई लागत। CPIC तथा WPI मुद्रास्फीति के बीच अंतर। मई 2020 में यह अंतर शीर्ष पर 9.6% रहा, लेकिन इस वर्ष में खुदरा मुद्रास्फीति के दिसंबर 2021 की थोक मुद्रास्फीति के 8% के नीचे आने से इस अंतर में उलटफेर हुआ। इस अंतर की व्याख्या निम्नलिखित कारणों द्वारा की जा सकती है। बेस प्रभाव के कारण अंतर, दो सूचकांकों के स्कोप तथा कवरेज में अंतर, मूल्य संग्रह, कवर की गई वस्तुएं, वस्तु बहारों में अंतर तथा आयातित कच्चे मालों की कीमत ज़्यादा होने के कारण WPI आधारित मुद्रास्फीति संवेदी हो जाती है। WPI में बेस प्रभाव की क्रमिक समाप्ति से CPIC तथा WPI में अंतर कम होने की आशा की जाती है। सतत विकास तथा जलवायु परिवर्तन। नीति आयोग SDG इंडिया सूचकांक तथा डैशबोर्ड पर भारत का समग्र स्कोर 2020-21 में सुधरकर 66 हो गया, जबकि यह 2019-20 में 60 और 18-19 में 57 था। फ्रंट रनर्स
65 से 99 स्कोर की संख्या 2020-21 में 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बढ़ी, जो 19-20 में 10 थी। नीति आयोग पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक 2021-22 में पूर्वोत्तर भारत में 64 जिले फ्रंट रनर्स तथा 39 जिले परफॉर्मर रहे। भारत विश्व में 10वां सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला देश है। 2010 से 2020 के दौरान वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में 2020 में भारत का विश्व में तीसरा स्थान रहा। 2020 में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कवर किए गए वन 24% यानी विश्व के कुल वन क्षेत्र का 2%। अगस्त 2021 में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2021 अधिसूचित किए गए, जिसका उद्देश्य 2022 तक सिंगल यूज प्लास्टिक को समाप्त करना था। प्लास्टिक पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक दायित्व पर प्रारूप विनियमन अधिसूचित किया गया। गंगा तथा उसकी सहायक नदियों के तटों पर अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों GPI की अनुपालन तिथि 2017 के 39% से सुधरकर 2020 में 81% हो गई। उत्सर्जित अपशिष्ट में 2017 के 349.13 मिलियन लीटर दैनिक MLD से 2020 में 280.20 MLD की कमी आई। प्रधानमंत्री ने नवंबर 2021 में ग्लासगो में आयोजित पक्षों के 26वें सम्मेलन COP26 के राष्ट्रीय वक्तव्य के हिस्से के रूप में उत्सर्जन में कमी लाने के लिए 2030 तक प्राप्त किए जाने वाले महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा की। एक शब्द लाइफ पर्यावरण के लिए जीवन शैली प्रारंभ करने की आवश्यकता महसूस करते हुए बिना सोचे समझे तथा विनाशकारी खपत के बदले सोचपूर्ण तथा जानबूझकर उपयोग करने का आग्रह किया है। कृषि तथा खाद्य प्रबंधन। पिछले 2 वर्षों में कृषि क्षेत्र में विकास देखा गया। देश के कुल मूल्यवर्धन GVA में महत्वपूर्ण 18.8% 2021-22 की वृद्धि हुई। इस तरह 2020-21 में 3.6% की वृद्धि हुई और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की गई। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP नीति का उपयोग फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। 2014 की SAS रिपोर्ट की तुलना में नवीनतम सिचुएशन असेसमेंट सर्वे SAS में फसल उत्पादन से शुद्ध प्राप्तियों में 22.6% की वृद्धि हुई। पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन सहित संबंधित क्षेत्र तेजी से उच्च वृद्धि वाले क्षेत्र के रूप में तथा कृषि क्षेत्र में संपूर्ण वृद्धि के प्रमुख प्रेरक के रूप में उभर रहे हैं। 2019-20 में समाप्त होने वाले पिछले 5 वर्षों में पशुधन क्षेत्र 8.15% की CGR पर बढ़ा रहा। कृषि परिवारों के विभिन्न समूहों में यह स्थायी आय का साधन रहा है और ऐसे उन परिवारों की औसत मासिक आय का यह लगभग 15% है। अवसंरचना विकास, रियायती परिवहन तथा माइक्रो खाद्य उद्यमों के औपचारीकरण के लिए समर्थन जैसे विभिन्न उपायों में माध्यम से सरकार खाद्य प्रसंस्करण को सहायता देती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम चलाता है। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना PMJKY जैसी योजनाओं के माध्यम से खाद्य सुरक्षा नेटवर्क कवरेज का और अधिक विस्तार किया है। उद्योग और बुनियादी ढांचा। अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक IIP बढ़कर 17.4% वर्ष हो गया। यह अप्रैल-नवंबर 2020 में 15.3% था। भारतीय रेलवे के लिए पूंजीगत व्यय 2009 से 2014 के दौरान 45,980 करोड़ रुपए के वार्षिक औसत से बढ़कर 2020-21 में 1,55,181 करोड़ रुपए हो गया और 2021-22 में इसे 2,15,058 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का बजट रखा गया है। इस प्रकार इसमें 2014 के स्तर की तुलना में 5 गुना बढ़ोतरी हुई है।
वर्ष 2020-21 में प्रतिदिन सड़क निर्माण की सीमा को बढ़ाकर 36.5 किलोमीटर प्रतिदिन कर दिया गया है, जो 2019-20 में 28 किलोमीटर प्रतिदिन थी। इस प्रकार इसमें 30.4% की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। बड़े कॉरपोरेट के बिक्री अनुपात से निव्वल लाभ वर्ष 2021-22 की जुलाई सितंबर तिमाही में महामारी के बावजूद 10.6% के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। आरबीआई अध्ययन उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन पीएलआई योजना के शुभारंभ से लेन देन लागत घटाने और व्यापार को आसान बनाने के कार्य में सुधार लाने के उपायों के साथ साथ डिजिटल और वस्तुगत दोनों बुनियादी ढांचे को बढ़ावा मिला है, जिससे रिकवरी की गति में मदद मिलेगी। सेवाएं जीवीए की सेवाएं ने वर्ष 2021-22 की जुलाई से सितंबर तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया गया है। व्यापार, परिवहन आदि जैसे कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सेक्टरों का जीवीए अभी भी पूर्व महामारी स्तर से नीचे बना हुआ है। समग्र सेवा क्षेत्र जीवीए में 2021-22 में 8.2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। अप्रैल-दिसंबर 2021 के दौरान रेल माल भाड़ा में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया है, जबकि हवाई माल भाड़ा और बंदरगाह यातायात लगभग अपने पूर्व महामारी स्तर तक पहुंच गए हैं। हवाई और रेल यात्री यातायात में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है और यह दर्शाता है कि महामारी की पहली लहर की तुलना में दूसरी लहर का प्रभाव कहीं अधिक कम था। वर्ष 2021-22 की पहली छमाही के दौरान सेवा क्षेत्र ने 16.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई प्राप्त किया, जो भारत में कुल एफडीआई प्रवाह का लगभग 54% है। आईआईटी बीपीएम सेवा राजस्व 2020-21 में 194 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया। इस अवधि के दौरान इस क्षेत्र में 1.38 लाख कर्मचारी शामिल किए गए हैं। प्रमुख सरकारी सुधारों में आईटी बीपीओ क्षेत्र में टेलीकॉम विनियमों को हटाना और निजी क्षेत्र के दिग्गजों के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना शामिल है। सेवा निर्यात ने 2020-21 की जनवरी-मार्च तिमाही में पूर्व महामारी स्तर को पार कर लिया और इसमें 2021-22 की पहली छमाही में 21.6% की वृद्धि हुई। सॉफ्टवेयर और आईटी सेवा निर्यात के लिए वैश्विक मांग में इसमें मजबूती आई है। भारत, अमेरिका और चीन के बाद विश्व में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। नए मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या 2021-22 में बढ़कर 14,000 से अधिक हो गई है और 16-17 में केवल 735 थी। 44 भारतीय स्टार्टअप्स ने 2021 में यूनिकॉर्न दर्जा हासिल किया और इसे यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स की कुल संख्या 83 हो गई है और इनमें से अधिकांश सेवा क्षेत्र में है। सामाजिक बुनियादी ढांचा और रोजगार 16 जनवरी 2022 तक कोविड-19 टीके की 157.94 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। इसमें 91.39 करोड़ पहली खुराक और 66.5 करोड़ दूसरी खुराक शामिल है। अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान से रोजगार सूचकांक वर्ष 2020-21 की अंतिम तिमाही के दौरान वापस पूर्व महामारी स्तर पर आ गए हैं। मार्च 2021 तक प्राप्त तिमाही आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण पीएफएलएस आंकड़ों के अनुसार महामारी के कारण प्रभावित शहरी क्षेत्र में रोजगार लगभग पूर्व महामारी स्तर तक वापस आ गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ आंकड़ों के अनुसार दूसरी कोविड लहर के दौरान रोजगारों का औपचारीकरण जारी रहा। कोविड की पहली लहर की तुलना में रोजगार के औपचारीकरण पर कोविड का प्रतिकूल प्रभाव कम रहा। सामाजिक सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य पर जीडीपी के अनुपात के रूप में केंद्र और राज्यों का व्यय जो 2014-15 में 6.2% था, 2021-22 बजट अनुमान में बढ़कर 8.6% हो गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार कुल प्रजनन दर टीएफआर 2019-21 में घटकर 2 हो गई, जो 15-16 में 2.2 थी। शिशु मृत्यु दर आईएमआर
5 साल से कम शिशुओं की मृत्यु दर में कमी हुई है और अस्पतालों, प्रसव केंद्रों में शिशुओं के जन्म में 2015-16 की तुलना में 2019-21 में सुधार हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत 83 जिले हर घर जल जिले बन गए हैं। महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में असंगठित श्रम के लिए बफर उपलब्ध कराने हेतु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना MNREGS के लिए निधियों का अधिक आवंटन। तो ये कुछ बहुत मुख्य और महत्वपूर्ण बातें थी हमारी आर्थिक समीक्षा 2021-22 की रिगार्डिंग। प्लीज आप लोगों को ये इन्फो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।